तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बाई एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू पराग कण क्या है, पराग कण की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में। उसके बाद ये पुष्प के जो मादा भाग होते हैं यानी जयांग या स्त्री केसर होते हैं, उसकी संरचना को समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लघु बीजाणु जनन, जयांग और स्त्री केसर की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से समझ करके जाएं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ ले लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, तो आप बता पाइएगा जी? चलिए हम समझाते हैं। देखो, लघु बीजाणु जनन को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, बस 1 मिनट। देखो, हम कभी लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ाए होंगे क्या? पिछले वीडियो में हम लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ाए थे। हाँ, चलिए, जब लघु बीजाणु धानी के बारे में हम पढ़ा रहे थे बाबू, तो लघु बीजाणु धानी में 4 गो भित्ति, 4 गो आवरण पाई जाती है, बताए थे। हाँ, अगर जिसको जिसको याद नहीं है तब देखो यहाँ पे देख लो बाबू, ये लघु बीजाणु धानी की संरचना बनाए हैं। लघु बीजाणु धानी में कुल कितने भित्ति, कितने आवरण पाई जाती है? तो 4 गो भित्ति। देखो कौन कौन से। सबसे ऊपर वाले यानी पहली भित्ति को हम लोग बाह्य त्वचा कहे थे, इपिडर्मिस कहे थे कि नहीं? चलिए, उसके बाद दूसरी भित्ति को अंतस्थीशियम कहे थे। क्या कहे थे? इंडोस्थीशियम, अंतस्थीशियम कहे थे कि नहीं? चलिए, उसके बाद तीसरी भित्ति को हम मध्य त्वचा कहे थे। क्या कहे थे? मध्य त्वचा कहे थे। और सभी को हम कॉर्ड्स भी पढ़ाए होंगे जब लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ाए थे, है ना जी? हम कॉज नहीं पढ़ाने वाले, हम लघु बीजाणु जनन को समझने वाले हैं, तो समझिएगा। अब चौथी भित्ति को, सबसे नीचे वाले भित्ति को हम लोग टेप्टम कहते हैं। यानी लघु बीजाणु धानी के सबसे नीचे वाले चौथी भित्ति को क्या कहते हैं जी? टेप्टम कहते हैं। देखो, इस सबसे नीचे वाले भित्ति यानी टेपिटम में, लघु बीजाणु धानी के सबसे नीचे वाली भित्ति टेपिटम में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती थी, बताए थे ना? एक प्रकार की कोशिका। उस कोशिका को हम क्या कहे थे बाबू? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी लघु बीजाणु धानी के सबसे नीचे वाली भित्ति टेपिटम में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को हम लोग कहे थे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अच्छा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये करता क्या है? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका करता क्या है? तो देखो बाबू, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, मियोसिस डिवीजन करके, ये 4 गो छोटे छोटे लघु बीजाणु का निर्माण करता है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, मियोसिस डिवीजन करके, ये 4 गो छोटे छोटे लघु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 गो छोटे छोटे किसका निर्माण करता है जी? लघु बीजाणु का निर्माण करता है। और यही लघु बीजाणु को निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहती हैं। अगर आपसे पूछ दे कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो आप नहीं कहेंगे बाबू कि लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी टेपिटम में रहता है। तो टेपिटम लघु बीजाणु धानी का नहीं हिस्सा है जी। तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, मियोसिस डिवीजन कर 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, और जिसे हम लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। आया समझ में? देखो, हम डिफिनेशन भी लिख दिए बाबू लघु बीजाणु जनन का। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, क्या कर? अर्धसूत्री विभाजन कर 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। आया समझ में? या हम शॉर्ट तरीका से इसको भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये भी डिफिनेशन लिखेगा, चलेगा। चलिए बाबू, अब देखो, हम पढ़ रहे थे
हम बता रहे थे लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है बाबू, ये द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं याद रखिएगा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है कैसा होता है जी, द्विगुणित होता है, और द्विगुणित को 2n से सूचित किया जाता है। चलिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो लघु बीजाणु का निर्माण करता है। अच्छा, ये लघु बीजाणु कैसे होते हैं, तो ये लघु बीजाणु बाबू अगुणित होते हैं, और अगुणित को n से सूचित किया जाता है। तो ये डिफिनेशन में देखो नीचे पॉइंट बना करके लिख लिए हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित को ट्रियोन से सूचित किया जाता है, और लघु बीजाणु जो होते हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं अगुणित होते हैं, और अगुणित को n से सूचित किया जाता है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, जब लघु बीजाणु धानी के बारे में हम पढ़ा रहे होंगे तो पराग कण भी पढ़ाए होंगे, है ना। यही ना लघु बीजाणु आगे जा करके परिपक्व होकर के पराग कण का निर्माण करता था जी, याद है, याद आ रहा है। यही ना पराग कण का निर्माण करता है जी, पोलिन ग्रेन का निर्माण करता है। चलिए, तो हम पराग कण तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे थे लघु बीजाणु जन्म। आया समझ में। चलिए, जब लघु बीजाणु आपको समझ में आ गया बाबू, तो अब हम पढ़ते हैं जयांग या स्त्री केसर का संरचना। जो पुष्प के जो जयांग थे, स्त्री केसर थे, उनकी संरचना को समझेंगे। चलिए, तो जयांग या स्त्री केसर को समझने के लिए, उसकी संरचना को समझने के लिए सबसे पहले चित्र बनाना होगा। पुष्प के जयांग या स्त्री केसर का चित्र बनाना होगा। चलिए, हम देखो बना दिए हैं बाबू। देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यही पुष्प के कौन से भाग होते हैं, जयांग होते हैं, स्त्री केसर होते हैं। देखो लिख दिए, ये जयांग या क्या है जी, स्त्री केसर है। यहां से लेकर के यहां तक जो भाग है, ये पुष्प के कौन से भाग है, जयांग या स्त्री केसर है। ये जयांग या स्त्री केसर जो होते हैं, ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं, ये मादा भाग होते हैं। पुष्प के कौन से भाग, मादा भाग। यानी कि पुष्प के जो मादा भाग होता है, उसी को हम जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जयांग या स्त्री केसर को पुष्प के मादा भाग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जयांग या स्त्री केसर जो होता है बाबू, यानी पुष्प के जो मादा भाग होते हैं, ये कुल 3 भागों में बटा हुआ होता है। चलिए, सबसे ऊपर वाले भाग को यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। चलिए, सब बीच वाले भाग को, ये जो नाली नुमा दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले भाग को हम वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे वाली जो ये फूली हुई संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, ये फूली हुई संरचना को हम अंडाशय कहते हैं। तो देखो, हमने क्या कहा कि जयांग या स्त्री केसर जो होते हैं बाबू, कुल कितने भागों में, 3 भागों में बटे होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चलिए, हम बारी बारी से समझते हैं कि वर्तिकाग्र का मतलब क्या होता है। तो देखो बाबू, समझने की प्रयास करना, वर्तिकाग्र होता क्या है। तो देखो, स्त्री केसर के सबसे ऊपर हल्की चपटी नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, हल्की चपटी फूली हुई संरचना दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यही हल्की चपटी फूली हुई संरचना को ही हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। देखो, ये वर्तिकाग्र जो होता है बाबू, हल्के चिपचिपे भी होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के चिपचिपे होते हैं, और इसीलिए इसी पर पराग कण आकर के क्या करता है बाबू, इसी पर पराग कण आकर के चिपकता है। पराग कण आकर के क्या करता है जी, चिपकता है। अगर आपसे पूछ दे कि पराग कण कहाँ आकर के चिपकता है जी, तो पराग कण जो है बाबू, यही वर्तिकाग्र पर आकर के चिपकता है। चलिए, दूसरी पॉइंट समझते हैं, वर्तिका क्या होता है। तब देखो, ऊपर वाले भाग के तो हम वर्तिका कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। आई बीच में जो नालीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहाँ तक, उसे ही हम वर्तिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बाबू कि वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में जो पतली सी नली पाई जाती है, उस नली को हम लोग वर्तिका यानी कि स्टाइल कहते हैं। अच्छा, ये वर्तिका करता क्या है, ये वर्तिका जो है स्टाइल करता क्या है। देखो बाबू, ये पराग कण से जो पराग नलिका निकलता है, ये पराग कण से जो कौन से नलिका निकलती है, ये पराग नलिका निकलती है, पराग नलिका निकलती है। वो पराग नलिका को ये बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। ये पराग नलिका को कहाँ तक ले जाने में सहायता करता है, ये बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। हमने कहा कि ये वर्तिका यानी स्टाइल करता क्या है, तब पराग कण जब अंकुरित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तब फूलने के बाद पराग कण से जो अंकुरन निकल रहा था, उसे हम पराग नलिका कहे थे। तो उसी पराग नलिका को बाबू ये कहाँ तक, बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। यानी कि वर्तिका क्या करता है, तो पराग कण से निकली हुई पराग नलिका को बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद तीसरा भाग समझते हैं, अंडाशय। यानी कि स्त्री केसर के सबसे नीचे एक फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है।
हाँ, इस फूली हुई संरचना को बाबू हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? ये बीजांड का निर्माण। आप लोग यही जयांग या स्त्री केसर की संरचना को आप लोग समझ गए हैं। यही है जयांग या स्त्री केसर की संरचना बाबू। चलिए, इस चित्र को आप लोग बना लीजिए और बनाने के बाद नीचे एक सभी को डिफिनेशन लिख देना। कैसे लिखना? सबसे पहले पॉइंट में लिखना कि जयांग या स्त्रीकेसर जो होते हैं, यानी जयांग या स्त्रीकेसर जो होते हैं, ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं जी? तो ये पुष्प के मादा भाग होते हैं। यानी जयांग या स्त्रीकेसर पुष्प के कौन से भाग? मादा भाग होते हैं। और जो कुल कितने भागों में बटे होते हैं? जो कुल 3 भागों में बटे होते हैं। जो मुख्यतः कितने भागों में बटे होते हैं? 3 भागों में। इस संरचना को बनाने के बाद लिख देना नीचे पॉइंट बना करके कि जयांग या स्त्रीकेसर पुष्प के मादा भाग होते हैं, जो मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में बटे होते हैं। अब तीनों भागों का हम डिफिनेशन लिख देंगे। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय के डिफिनेशन लिख लेंगे। देखो यहाँ हमने क्या लिखा है कि जयांग या स्त्रीकेसर पुष्प के मादा भाग होते हैं, जो मुख्यतः 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। और तीनों का डिफिनेशन लिख देंगे, हो जाएगा। इसका संरचना हो गया और उसको साथ साथ उसको हम वर्णन भी कर दिए कि नहीं? चलिए, आपको वर्तिकाग्र पूछे, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं? ये वर्तिकाग्र बोले तो अस्टिग्मा किसे कहते हैं? अभी हमने बताया कि स्त्रीकेसर के शीर्ष पर, शीर्ष के मतलब सबसे ऊपर, हल्की फूली हुई चपटी चिपचिपी एक संरचना पाई जाती है। यानी कि स्त्रीकेसर के सबसे ऊपर हल्की फूली हुई चपटी चिपचिपी एक संरचना पाई जाती है, जिसे ही हम लोग वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा कहते हैं। जिस पर पराग कण आकर के क्या करता है? चिपकता है। देखो लिखते हैं, स्त्रीकेसर के शीर्ष पर हल्की चपटी चिपचिपी एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। जिस पर पराग कण आकर के क्या करता है? चिपकता है। इसी पर न पराग कण आकर के चिपकता है बाबू। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, वर्तिका यानी स्टाइल किसे कहते हैं? तो देखो बाबू, ये वर्तिका किसे कहते हैं? तो नहीं कहेंगे वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में जो पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, उस नलीनुमा संरचना को ही हम लोग वर्तिका कहते हैं। अच्छा, ये वर्तिका करता है क्या बाबू? तब पराग कण से जो पराग नलिका निकलती है, कौन से नलिका? ये जो पराग नलिका निकल रही है बीच में, वो पराग नलिका को कहां तक? ये बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। चलिए, यही पाठ तो लिखे हैं। वर्तिका किसे कहते हैं? तब वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच में एक पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं। जो पराग कण से निकली पराग नलिका को बीजांड तक ले जाने में क्या करता है? सहायता करता है। कि पराग कण से जो पराग नलिका निकलती है, पराग नलिका को ये बीजांड तक ले जाने में सहायता करता है। यानी कि पराग नलिका को एक रास्ता देने का कार्य करता है, उसको मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है। सिंपल सी बात। चलिए, उसके बाद हम तीसरा समझते हैं अंडाशय के बारे में। यानी तीसरा समझते हैं किसके बारे में? अंडाशय। यानी कि स्त्रीकेसर के सबसे नीचे, इस सबसे नीचे होती है अंडाशय बाबू। तो स्त्रीकेसर के सबसे नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। स्त्रीकेसर जो है, स्त्रीकेसर के सबसे नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, और जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। जिसमें किसका निर्माण होता है? जिसमें बीजांड का निर्माण होता है बाबू। देखो लिख दिए हैं, स्त्रीकेसर के सबसे नीचे जो एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। जिसमें किसका निर्माण होता है जी? बीजांड का निर्माण होता है। चलिए, इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, दुगो स्टार बना करके, पॉइंट बना करके हम लिख दिए। देखो, अंडाशय से बाबू ये फल का निर्माण होता है। ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय से, ये जो अंडाशय से किसका निर्माण होता है? ये फल का निर्माण होता है। किसका? फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है बाबू, ये बीजांड से बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? बीज का निर्माण होता है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बीजाणु जनन और जयांग स्त्रीकेसर की संरचना को आप लोग बिल्कुल इजी तरीका से समझ लिए होंगे, और हम आगे पढ़ते हैं।